हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको करा रहे हैं महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित आपके ये दिनेश के एग्जाम नोट्स हैं एमए के, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी में कि आदिकालीन एवं मृतकालीन काव्य। तो हिंदी का ये जो सेकंड पेपर है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सेकंड पेपर है आदिकालीन एवं मृतकालीन काव्य। तो इससे संबंधित हम आपके डेली आपको कराएंगे, ठीक है। और आज की जो वीडियो हमारी है, आज का जो टॉपिक रहेगा, उसमें हम आपको इसके जो वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको देख लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके आदिकालीन और रीतिकालीन काव्य की जो द्वितीय प्रश्न पढ़ते हैं आम का एमए फर्स्ट ईयर का, तो उसमें हम आपके कराएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम आपके सारे ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बहुविकल्पी, वो सारे देख लेंगे, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है कि गोरखनाथ की रचना है। तो गोरखनाथ की रचना क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद और गोरख की 17 कलाएं। तो ये सभी ही रचनाएं आपकी गोरखनाथ की रचनाएं हैं, ठीक है। फिर आता है कि गोरखनाथ की रचना है, तो ये आपकी गोरखनाथ की रचना कौन सी है? तो योगेश्वरी सखी, विराट पुराण और नरवही बोध, ये सभी आपकी गोरखनाथ की रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोरखनाथ की रचना है, तो इनमें से गोरखनाथ की रचना कौन सी है? तो उसमें आपकी गोरख सागर, गोरख बोध और गोरख वाणी, ये तीनों ही आपकी गोरखनाथ की रचनाएं हैं। इसके बाद है कि नाथ पंथ ने किस पंथ के लिए मार्ग तैयार कर दिया था? तो जो नाथ पंथ थे उन्होंने आपके इनमें से कोई भी नहीं है, सगुण और निर्गुण इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है कि नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं, तो चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास, परंपरागत रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध और गुरु महिमा, ये सभी आपके नाथ संप्रदाय की नाथ साहित्य की विशेषताएं थी, ठीक है। इसी के साथ है कि नाथ साहित्य की विशेषता है, तो नाथ साहित्य की विशेषता आपकी उलटवासियाँ और जन भाषा का परिष्कार, तो ये दोनों ही आपकी नाथ साहित्य की विशेषता है। नाथ मत का दार्शनिक पक्ष किस मत से संबंधित है? तो जो नाथ मत है वो आपका शैव, जो दार्शनिक पक्ष आपका है वो शैव मत से है, ठीक है। इसी के साथ है कि नाथ मत का व्यवहारिक पक्ष किससे है? तो व्यवहारिक पक्ष आपका हठ योग से है। किससे है? हठ योग से है, ठीक है। इसी के साथ है कि नाथों की रचना में किसका उपदेश मिलता है? तो नाथों की रचनाओं में आपका नैतिक आचरण, वैराग्य भाव और इंद्रिय निग्रह, इन सभी का ही आपका इनकी रचनाओं में उपदेश मिलता है। फिर है कि नाथों की रचनाओं में किसका उपदेश है? तो प्राण साधना, मन साधना, गुरु महिमा, ये सभी ही इनमें उपदेश मिलता है। फिर है कि भारतीय साधना के इतिहास में किसका नाम नाथ संप्रदाय से प्रसिद्ध है? तो नाथ साहित्य में जो प्रसिद्ध है वो आपका गोरखनाथ है, ठीक है। फिर है कि सिद्ध साहित्य को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो सिद्ध साहित्य को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो उसमें आपका नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य और साधना संबंधी रहस्यवादी साहित्य, ये तीनों सिद्ध साहित्य की श्रेणियाँ हैं। सिद्ध साहित्य के कवि, तो सिद्ध साहित्य के कवियों में आपका सरहप्पा, लोइप्पा और सबरप्पा, ये सभी आपके सिद्ध साहित्य के कवि हैं। सरहप्पा के कुल कितने ग्रंथ लिखे गए हैं? तो सरहप्पा ने कुल 32 ग्रंथ लिखे हैं। डोमेप्पा ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो डोमेप्पा ने 11 ग्रंथ लिखे हैं। सरहप्पा की रचनाएं, तो सरहप्पा की रचनाओं में आपके ये दोहा कोश, चार्य गीत और उपदेश गीत, ये सभी आपकी सरहप्पा की रचनाएं हैं। इसके बाद है कि सबरप्पा की रचना, तो सबरप्पा की रचना में आपका चर्चापाद, बाह्ययोगिनी, सितकुरु, ये सभी आपकी सबरप्पा की रचनाएं हैं। लुइप्पा की रचनाओं में आपका अभिसमय, विभंग, विद्योदय और तत्व स्वभाव, ये सभी आपके लुइप्पा की रचनाएं हैं। वहीं डोम्बिया की रचनाओं में आपके अक्षर, दुआ, उपदेश, नाड़ी या उदारी, योग, चर्चा और डोबिंग गीतिका, ये सभी आपके डोम्बिपा की रचनाएं हैं, ठीक है। और फिर है आपका अगुन कवि की रचना, तो अगुन कवि की रचनाओं में आपका चंदन वाला रास आते हैं, ठीक है। आगे है कि जिन धर्मसूरी की रचना है, तो जिन धर्मसूरी की रचना कौन सी है? तो स्थूल भद्र रास है, ठीक है। फिर है कि विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? तो विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिरास और सुमति गुण की रचनाओं में आपका नैमिनाथ रास आता है, ठीक है। फिर है कि जिनदत्त सूरी की रचना,
तो जिनदत्त सूरि की रचना में आपके उपदेश, रसायन, रास आते हैं। और व्रज यानी सिद्धों द्वारा रचा गया इतिहास कौन सा है, तो वो आपका सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य का संबंध किससे है, तो सिद्ध साहित्य का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। सिद्ध ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो सिद्ध ग्रंथों की संख्या आपकी 84 है। सिद्ध साहित्य के कवि, तो सिद्ध साहित्य के कवि में आपके डोबिम्पा, कहड़प्पा और कुकुरिप्पा, ये सभी आपके सिद्ध साहित्य के कवि हैं। रीति काल के नाम में आपका अलंकृत काल, रीति काल और श्रृंगार काल, ये सभी आपके रीति काल के अन्य नाम हैं। इसके बाद है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो रीति काल को अलंकृत काल आपका मिश्र बंधुओं ने कहा है। वही है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो जो श्रृंगार काल है वो आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। इसी के साथ है कि रीति काल को रीति काल किसने कहा है, तो वो आचार्य रामचंद्र गुप्त ने कहा है रीति काल। और रीति काल को श्रृंगार काल आपका आचार्य विश्व प्रसाद नाथ ने कहा है। और रीति काल को अलंकृत काल आपका मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीति के प्रमुख कितने भेद हैं, तो रीति के प्रमुख आपके 3 भेद हैं, ठीक है। फिर है कि रीति काव्य की धारा, तो रीति काव्य की धाराओं में आपके रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये तीनों धाराएं आती हैं। रीति काव्य की प्रवृत्ति है, तो रीति काव्य की प्रवृत्ति में आपकी भावावेग काव्य, वियोग वर्णन का बाहुल्य और आत्म अभिव्यक्ति शैली, ये सभी आपकी रीति काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं। रीति काव्य की प्रवृत्ति है तो उसके अंतर्गत आपका अलंकार, निक्षेप शैली, फारसी भाषा का प्रभाव और अनुभूतियों का प्राधान्य, ये सभी रीति काव्य की प्रवृत्तियां हैं। रीति काव्य का जो टाइमिंग है वो क्या है, तो रीति काल जो है वो 1700 से 1900 के मध्य है। वहीं रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो वो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। फिर है कि रीति काल में कौन सी परिस्थिति नहीं है, तो भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार, ये रीति काल की परिस्थिति नहीं है। इसी के साथ है कि रीति काल में आचार्य कवि किन्हें कहा गया है, तो आचार्य कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है उन्हें आचार्य कवि कहा गया है। बिहारी रीति काल के किस कोटि के कवि हैं, तो बिहारी आपके रीति सिद्ध के कवि हैं। वही है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कि पद्माभरण और शिवराज भूषण। आगे है कि इन कवियों का आरोही क्रम में लिखना है, तो पहले बिहारी, फिर मतीराम, फिर भूषण, फिर देव। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार केशव है। इसी के साथ है कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है हुआ। घनानंद के विषय में यह उक्ति किसने की थी, तो ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये घनानंद के बारे में किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी के साथ है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस लिए कहा जाता है, क्योंकि उनमें रागात्मक वृत्ति का अभाव है और वे पांडित्य और चमत्कार प्रकाशन की प्रवृत्ति प्रधान है। साथ ही कल्पनाएं अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह हैं, इसीलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आगे है कि केशव दास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, तो मिल्टन मिश्र बंधु, ये कथन आपका मिश्र बंधु का है। छंदमाला किसके द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ है, तो छंदमाला आपका केशव के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ है। जिस कवि में भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी वह मुक्त काव्य में उतना ही सफल होगा, ये कथन किस आलोचक का है। फिर है कि रनित, भृंग, घंटावली, छरत, दान, मधुनीर, ये कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। वहीं बीरबल किस रीतिकालीन कवि के अभिन्न मित्र थे, तो जो बीरबल थे वो केशव दास के अभिन्न मित्र थे। इसके बाद है कि केशव दास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है, तो वो आपके विज्ञान गीता में हुआ है ज्ञान वैराग्य का वर्णन। इनके दोहे क्या है, रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है, तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में कहा था कि इनके जो दोहे हैं वो रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। फिर है कि रीति काल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपके भूषण है। आगे है कि विच ही सुखी भुला दो गो छीटो हुई नगाथ, ये जो पंक्तियां हैं वो किन की हैं, तो ये आपके बिहारी जी की
पंक्तियां हैं। अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, ये आपकी रसलीन की पंक्तियां हैं। इसी में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध है, तो इनमें से जो बिहारी जी हैं ये आपके रीति सिद्ध कवि हैं। आचार्य चिंतामणि की रस विलास रचना का मुख्य विषय, तो मुख्य विषय है रस की शास्त्रीय विवेचना करना। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, तो रीति मुक्त कवि आपके बिहारी जी नहीं है। आगे है कि रीति काल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो वो है आपके केशव दास जी। वहीं मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया है, तो मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल दिया है। रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ क्या है, तो रीति शब्द का अर्थ होता है काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। इटावा को किस कवि का जन्म स्थान माना जाता है, तो देव को इटावा का जन्म स्थान माना जाता है। छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो छत्र प्रकाश के रचनाकार लाल कवि हैं। और कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, तो रस रहस्य जो है ये आपका केशव का ग्रंथ नहीं है। बिहारी को आप रीति काल के किस वर्ग में रखेंगे, तो जो बिहारी जी हैं उन्हें रीति काल के रीति सिद्ध वर्ग में रखेंगे। वही है कि रीति काल के किस कवि में गागर में सागर भरने का काम किया है, तो वो बिहारी जी हैं जिन्होंने रीति काल को गागर में सागर भरने का कार्य किया है। वही है कि रीति काल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था, तो काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। इसी के साथ है कि भूषण के ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, तो छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल, इन दोनों का ही शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। फिर है कि जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा धसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के बारे में प्रसिद्ध है, तो ये पंक्तियां आपकी बिहारी जी के बारे में प्रसिद्ध है। फिर है कि किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जय सिंह प्रत्येक दोहे पर एक असरफी इनाम देते थे, तो वो आपके बिहारी जी थे। फिर है कि रसनिधि कवि का वास्तविक नाम क्या है, तो रसनिधि कवि का वास्तविक नाम लक्ष्मण चंद्र है। वही है कि ग्वालियर में जन्म स्थान किस रीतिकालीन कवि का है, तो ग्वालियर में आपके बिहारी जी का जन्म स्थान है। वही है कि रीति काल का वो है कवि जो केवल अपनी कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ था, तो वो आपके रसखान थे। कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है, तो जो बिहारी जी हैं वो आपके रीति मुक्त कवि नहीं है। आगे है कि गंगा लहरी किस रीतिकालीन कवि की रचना है, तो गंगा लहरी आपकी पद्माकर की रीतिकालीन रचना है। फिर है कि केशव दास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था, तो केशव दास का अकबर से विरोध हुआ था। आगे है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, तो केशव दास को प्रवर्तक माना है। वही है कि रीतिकाल में सर्वाधिक रचना किस काव्य रूप में हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो रचनाएं हैं वो मुक्त काव्य रूप में हुई है। चिंतामणि की रचना, तो चिंतामणि की रचनाएं कविकुल, रसविलास और कल्पतरु, ये सभी आपकी चिंतामणि की रचनाएं हैं। लाल कवि की रचना, तो लाल कवि की रचना आपकी छत्र प्रकाश से जो कि प्रबंधन है। वहीं पद्माकर भट्ट की रचना, तो पद्माकर भट्ट की रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली है। वहीं शूदन की रचनाओं में आपका सुजान चरित्र आता है। आगे है कि खुमान की रचना, तो खुमान की रचना आपकी लक्ष्मण शतक है। जोधराव की रचना में आपका हमीर रासो आता है। वृंद की रचना में आपका वृंद सतसई आता है। वही है कि भूषण की रचना, तो भूषण की रचना में छत्रसाल दशक आता है। राम सहाय दास की रचनाओं में आपके राम सतसई आते हैं। वहीं दीनदयाल की रचनाओं में आपके अनियोक्ति कल्प द्रुम आता है। ठीक है, आगे है कि गिरधर कवि राय की रचना, तो गिरधर कवि राय की रचनाओं में आपका स्फुट छंद आता है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं में आपके सुनीति प्रकाश, चंडी चरित्र, सर्व 16 प्रकाश, ये सभी आपके गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं में आते हैं। फिर है कि रीतिबद्ध कवि, तो ये आपके चिंतामणि, देव, सेनापति, ये सभी आपके रीतिबद्ध कवि हैं। फिर है कि किसको इंद्रजीत सिंह की ओर से 21 गांव मिले थे, तो वो आपके केशव दास जी थे जिन्हें इंद्रजीत सिंह की ओर से 21 गांव मिले थे। चिंतामणि का जन्मकाल, तो चिंतामणि का जन्मकाल 1666 है। चिंतामणि की अब तक कितनी कृतियों का पता चला है, तो 6 कृतियों का पता चला है। आगे है कि चिंतामणि की रचनाएं हैं, तो चिंतामणि की रचनाएं काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल, कल्पतरु, ये सभी आपकी चिंतामणि की रचनाएं हैं। चिंतामणि की रचनाओं में आपके छंद, विचार पिंगल, रस विलास, रामायण, ये सभी आती हैं। वहीं इसमें रस श्रृंगार मंसरी
और चरित्र कृष्ण चरित्र, ये दोनों ही चिंतामणि की रचनाएं हैं। आगे है कि मोतीराम ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, तो मोतीराम ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। और मोतीराम जी का जन्म कब हुआ था, तो 1660 में इनका जन्म हुआ था। मोतीराम की रचनाओं का काल क्या है, तो 1690 से 1700 के मध्य इनका रचनाओं का काल है। वही है कि सेनापति के कितने ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, तो सेनापति के 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। सेनापति की रचना कवित्र रत्नाकर कब लिखी गई थी, तो कवित्र रत्नाकर 1706 में लिखी गई थी। वही है कि कवित्र रत्नाकर कितने तरंगों में विभाजित है, तो ये आपके 5 तरंगों में विभाजित है। फिर है कि कवित्र रत्नाकर के प्रथम तरंग में कितने कवित्त हैं, तो आपके 97 कवित्त हैं। कवित्र रत्नाकर की द्वितीय तरंग में कितने कवित्त हैं, तो द्वितीय में आपके 74 कवित्त हैं। कवित्र रत्नाकर के तृतीय तरंग में कितने कवित्त हैं, तो वो आपके 62 कवित्त हैं। इसके बाद है कि बिहारी की प्रसाद गुण युक्त शैली में कैसे दोहे हैं, तो इनमें भक्ति व नीति के दोहे हैं। किसमें, प्रसाद गुण युक्त में। वही है कि बिहारी की चमत्कारपूर्ण शैली में कैसे दोहे हैं, तो चमत्कारपूर्ण शैली में आपके दर्शन संबंधी, गणित संबंधी, ज्योतिषी संबंधी दोहे हैं। आगे है कि दतिया राज्य के बरौनी क्षेत्र के जमींदार पृथ्वी सिंह किस नाम से रचना करते थे, तो जो जमींदार पृथ्वी सिंह थे वो आपके रस निधि के नाम से रचना करते थे। रस निधि का रचना काल, तो रस निधि का जो रचना काल है वो संवत 1660 से 1717 है। वहीं रस निधि की रचना है, तो रस निधि की रचनाओं में आपके विष्णु पर्त कीर्तन, रस निधि सागर, 12 मासी, ये सभी आपकी रस निधि की रचनाएं हैं। रस निधि की जो रचना बताई जाती है उसमें आपके नीति संग्रह, हिडोला और अरिल्ल और माझ, ये सभी आपकी रचनाएं हैं। वहीं घनानंद की रचनाएं, तो घनानंद की रचनाओं में आपका सुजान हित, वियोग बेली और कृपाकंद निबंध, ये सभी आपकी घनानंद की रचनाएं हैं। आगे है कि घनानंद की रचना, तो इसमें आपके इश्कलता, प्रीति पावस, यमुना पस, ये सभी आपकी घनानंद की रचनाएं हैं। आगे है कि घनानंद की रचना, तो उसमें आपके प्रेम सरोवर, प्रेम पत्रिका और ब्रज विलास, ये सभी आपकी घनानंद की रचनाएं हैं। और फिर से आपकी घनानंद की रचनाएं, तो उसमें रस बसंत, रंग बदाई और अनुभव चंद्रिका, ये सभी आपकी घनानंद की रचनाएं हैं। वही है कि सुजान हित में कितने पद हैं, तो सुजान हित में आपके 507 पद हैं। ठीक है, सुजान हित में किसका वर्णन है, तो सुजान हित में आपके प्रेम का, विरह का और रूप का, तीनों का वर्णन हुआ है। वहीं आलम की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आलम की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें आपके माधवन लाल काम मंदला, सुदामा चरित्र और श्याम स्नेही, ये तीनों ही आपकी आलम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो ठाकुर का जन्म 1723 में हुआ था। ठाकुर की मृत्यु, तो ठाकुर की मृत्यु 1770 में हुई थी। मंडन की रचना, तो रस रत्नावली, जनक पचीसी और रस विलास, ये सभी आपके मंडन की रचनाएं हैं। मंडन की रचनाओं में नैन पचासा और जानकी जू का ब्याह, ये सभी आपके मंडन की रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके आगरा के रहने वाले थे। कुलपति मिश्र किसके भांजे के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, तो बिहारी जी के भांजे के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। कुलपति मिश्र की रचनाएं, तो वो हैं आपकी द्रोण पर्व, नख सिख, युक्ति तरंगिणी, ये सभी आपकी कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। इसके बाद है कि पृथ्वीराज के अधिक निकट और विश्वास पात्र कौन थे, तो वो आपके कान, कैमास और गुरुराम, ये सभी इनके विश्वास पात्र थे। और पृथ्वीराज के मंत्री कौन थे, तो मंत्री इनके कैमास थे। ठीक है, आगे है कि पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर कौन राज्य कार्य की देखभाल करता था, तो कैमास ही करते थे। वही है कि शहाबुद्दीन की सेना के साथ युद्ध करते समय एक बार कैमास के सामने कितने यवन सैनिक टूट पड़े, तो वो 1000 सैनिक टूट पड़े थे। वही है कि कवि ने वर्णन किया है कि कैमास ने कितने योद्धाओं को जलाकर राख कर दिया था, तो आपके 500 से दुगने यानी कि 1000 लोगों को जलाकर राख कर दिया था। संयोगिता किसकी पुत्री थी, तो संयोगिता विजयपाल की पुत्री थी। संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी, तो संयोगिता कन्नौज की राजकुमारी थी। कर्नाटी के महल के पास पृथ्वीराज चौहान की किस रानी का महल था, तो इच्छिनी परमारनी का महल था। वही है कि कैमास पर तीर किसने चलाया था, तो कैमास पर तीर पृथ्वीराज चौहान ने चलाया था। और कैमास का सब मांगने कौन आया था, तो कैमास का जो सब है वो कैमास का जो पत्नी थी वो मांगने
आई थी। ठीक है, आगे रहेगा, सॉरी, कैमास का जो बेटा था वो उनका सब मांगने आया था। आगे है कि पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है, तो इसमें आपकी रौद्र और बीभत्स रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये आपका अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। पद्मावती के पिता का नाम क्या है, तो पद्मावती के पिता का नाम विजयपाल है। पद्मावती की माता, तो पद्मावती की माता पद्मा थी। ठीक है, फिर है कि विजयपाल कहाँ का राजा था, तो जो विजयपाल थे वो आपके कुमायूंगढ़ के राजा थे। कहाँ के थे, कुमायूंगढ़ के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता तो सोमेश्वर थे। पद्मावती के अपना संदेश किसके माध्यम से दिल्ली पहुंचाया था, तो तोते के द्वारा अपना संदेश दिल्ली पहुंचाया था। कुमायूंगढ़ के राजा का नाम था, तो कुमायूंगढ़ के जो राजा थे उनका नाम था कुमुदमणि। विवाह के समय पद्मावती की अवस्था कितनी थी, तो 16 वर्ष की थी। 20वां समय, तो 20वां समय आपका पद्मावती का समय है। आगे है कि 57वां समय कैमास वध का है। 61वां समय, तो ये आपका कन्न उज्ज समय है। फिर है कि चंद्रवरदाई का आश्रयदाता कौन थे, तो चंद्रवरदाई के आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के कौन थे, तो वो आपके सामंत, सखा और राजकवि सभी थे। रासों के अनुसार चंद्रवरदाई किस जाति के थे, तो आपके भट्ट जाति के थे। ठीक है, आगे है कि चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई का जीवन काल बताया है, तो 1668 से 1192 बताया है। वहीं चंद्रवरदाई किस विधा में निपुण थे, तो चंद्रवरदाई आपके 60 भाषा यानी कि 6 भाषाओं का ज्ञान था। काव्य और व्याकरण इन सभी में निपुण थे। चंद्रवरदाई किस विद्या में निपुण थे, तो वो आपकी ज्योतिष, पुराण और नाटक सभी में। चंद्रवरदाई किस देवी के भक्त थे, तो वो आपके जालंधरी देवी के भक्त थे। फिर आता है कि निम्नलिखित में से संस्कृत भाषा में लिखा विद्यापति की रचनाएं कौन सी है, तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचनाएं हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं। कीर्ति लता में किस राजा की कीर्ति का वर्णन हुआ है, तो कीर्ति सिंह का वर्णन हुआ है। आगे है कि विद्यापति के काव्य पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो जयदेव का प्रभाव। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। अब विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी, तो वो महाराज शिव सिंह ने दी थी। विद्यापति का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, तो मुख्य प्रतिपाद्य भक्ति वर्णन है। ठीक है, आगे है कि विद्यापति मूलतः किस संप्रदाय से जुड़े हैं, तो वो आपके शैव संप्रदाय से जुड़े हैं। विद्यापति की काव्य शैली क्या है, तो इनकी काव्य शैली कवित्त शैली है। विद्यापति कवि थे, तो ये आपके श्रृंगारी भक्ति कवि थे। ठीक है, विद्यापति बाह्यंतर के सफल चित्रकार थे, तो ये आपका हो जाएगा आनंद दीक्षित के। वे सबके सब वैष्णव भक्त हैं। पदावली के संबंध में यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका सर जॉर्ज गियर्सन का है। मरनक बैरी हरि कोई न पूछे करम संग चली जाए, इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें आपका शांत रस है। हनुमान प्रसाद पौधार विद्यापति को मानते हैं, तो भक्त कवि मानते हैं। सागर नागर ग्रह वाले पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो गंगा स्तुति में हुआ है सागर नागर ग्रह वाला। फिर है कि सुधामुखी के बिना निर्मल वाला की जो विषय वस्तु है वो क्या है, तो नक सिख वर्णन है। वहीं प्रगट हास अवगोयत भेल उरज उदय थल लालिम देल, ये कौन सी विषय वस्तु है, तो इसमें आपकी व्यय संधि का विषय वस्तु है। वहीं है कि चुरुक गरए जलधार जनि मुख शशि डर रोए अंधार, ये इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी है संग सनाता। वहीं है कि चंदा जनि उग आजुक रति पद की विषय वस्तु क्या है, तो इसकी अभिसार है। वहीं विद्यापति किस भाषा के कवि हैं, तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो आपकी मैथिली, संस्कृत और अवहट्ट तीनों ही भाषाओं में कार्य किया है। विद्यापति के पिता का नाम तो गणपति ठाकुर है। विद्यापति किस काल के कवि हैं, तो ये आपके आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति पदावली की रचना किस राजा के आश्रय में रहकर की गई है, तो शिव सिंह के आश्रय में रहकर की गई थी। विद्यापति का जीवन काल आपका 1351 से 1439 तक रहा है। विद्यापति को विस्पी गांव किस राजा ने दान में दिया था, तो शिव सिंह ने दान में दिया। आगे है कि केशव दास द्वारा रचित पुस्तकें कितनी हैं, तो केशव दास जी के द्वारा रचित पुस्तकें आपकी 7 हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास जी की नहीं है? तो दोहावली केशवदास जी की नहीं है। आचार्य शुल्क के अनुसार केशव को क्या नहीं मिला है? तो उन्हें हृदय कवि नहीं मिला है, कवि हृदय नहीं मिला है। इसी के साथ है कि केशवदास के कितने वर्षों बाद लक्षणा ग्रंथों की परंपरा चली थी? तो 40 से 50 सालों बाद लक्षणा ग्रंथों की परंपरा चली थी। केशवदास की मृत्यु, तो केशवदास की मृत्यु 1617 में हुई थी। केशवदास के पिता का नाम क्या था? तो काशीनाथ था। ठीक है, आगे रहेगा कि केशवदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओरछा में हुआ था। केशवदास किसके राजकवि थे? तो इंद्रजीत सिंह के राजकवि थे। इंद्रजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये आपके ओरछा के राजा थे। केशवदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो इन्होंने रामचंद्रिका की रचना की है। केशवदास को महाराज ने कितने गांव दिए थे? तो 21 गांव दिए थे। वहीं आगे है कि केशव की भाषा क्या थी? तो केशव जी की जो भाषा है वो बुंदेली मिश्रित ब्रजभाषा है। आगे है कि केशवदास जी थे, तो केशवदास जी आपके ब्राह्मण थे। केशव के संपूर्ण ग्रंथों में कौन सा सर्वाधिक प्रसिद्ध व बहुचर्चित ग्रंथ है? तो वो आपका रामचंद्रिका है। आगे है कि रामचंद्रिका के संवादों में कहीं कहीं कौन सी कहावत चरितार्थ होती है? तो गागर में सागर। केशवदास ने एक ही पंक्ति में किसको कह दिया था? तो इन दशरथ की मृत्यु और वनगमन के कारण की सूचना और राम लक्ष्मण सीता का वनगमन, ये सभी बातों को उन्होंने एक ही पंक्तियों में कह दिया था। फिर है कि केशव के संवादों की भाषा में किन भावों की सुंदर व्यंजना करना इनकी विशेषता है? वो है क्रोध व उत्साह। फिर है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता किसमें मिली है? तो संवादों में सबसे अधिक सफलता मिली थी। वही है कि राम को काम कहाँ रिपु जितहि न कवे रेपु जितियो कहाँ, ये किसका संवाद है? तो ये रावण अंगद संवाद है। वही है कि रामचंद्रिका का कथानक किसके सहारे ही विकसित हुआ है? तो वो आपके संवादों के सहारे विकसित हुआ है। रामचंद्रिका में कितने सर्ग हैं? तो रामचंद्रिका में आपके 23 सर्ग हैं। रामचंद्रिका में कुल कितने छंद हैं? तो इसमें आपके 1717 छंद हैं। आगे है कि रामचंद्रिका में किसकी कथा का वर्णन मिलता है? तो राम जी की कथा का वर्णन मिल आगे है कि भूषण की भाषा, तो भूषण की भाषा ब्रज भाषा है। ऊंचे घोर मंद के अंदर रहने वाले ऊंची घोर मंद के अंदर रहाती है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भूषण की पंक्ति है। शिवा को सहारो के सहारो छत्रसाल को, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी आपकी भूषण की पंक्तियां हैं। फिर है कि छत्रसाल को कहा जाता है, तो छत्रसाल को बुंदेला वीर कहा जाता है। निकसत म्यांत मुखियो पैते लेनु भानु कैसी, यह किस वीर की तलवार की प्रशंसा है? तो ये आपके छत्रसाल की प्रशंसा है, जो कि भूषण के द्वारा की गई है। नग्न जड़ाती थी वे नग्न जड़ाती है, ये कथन ये इसमें आपका यमक अलंकार है। ठीक है, फिर है कि तारों सी तरनी धरि धारा में लगत जीमी, धारा पर परावार हो हलाल हलत है, ये पंक्तियां किसमें क्या हैं? तो इसमें आपका उपमा अलंकार, यमक अलंकार और छेकानून प्रास अलंकार, ये सभी अलंकार इसमें आते हैं। वही है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खनन के, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार है। आगे है कि हिंदुन की चोटी रोटी राखी सिपाहिन की, कांधे पे जनेऊ राखियो माला राखी घर में, तो ये इस भूषण की किसकी प्रशंसा की है? तो इन्होंने शिवाजी की प्रशंसा की है। वही है कि देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय राव राने सवे गए लब की, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी भूषण की है। वहीं आगे